हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीएनएस चलन। मैं आपकी केमिस्ट्री मेंटर प्रियंका मैम। तो बच्चों, बीएससी थर्ड सेमेस्टर का यूनिट नंबर 7 जिसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको लेकर आई हूँ। ठीक है, इसके प्रीवियस वाले वीडियो में हम लोग ने क्या किया था, यूनिट 6 कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। तो अब मैं, जैसा कि आपको मैं प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बताई थी कि यूनिट 7 और देन इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 8, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। नेम तो आपको पता ही होगा इस चैप्टर का, थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ओके, इसके टॉप 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पीवाईक्यू में आए हुए हैं। आपको चाहे वेरी शॉर्ट हो एंड लॉन्ग हो, कोशिश किया करो बच्चों की वेरी शॉर्ट वाले क्वेश्चन को, मतलब आप सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। कुछ क्वेश्चन एकदम नहीं आते हैं, फिर भी अब उसको हम क्या ही बोल सकते हैं, तो उसको तो छोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन कोशिश किया करो कि आप सारे यूनिट को टच करो, सारे यूनिट्स को पढ़ के जाओ अच्छे से, सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। कई बार क्या होता है कि जब भी आप सारे क्वेश्चंस को किए रहते, कहीं पर आपको लगता है कुछ चीजें आप नहीं लिख पाए हैं, लेकिन कुछ ना कुछ तो मार्क्स तो मिलता है, तो वो मार्क्स आपके गेन होते हैं। आप क्वेश्चन को छोड़ देंगे तो वो आपका कोई सही तरीका नहीं है, तो वहां पे आप कुछ भी, ये हो सकता है कि आपके मार्क्स कम हो जाएंगे। तो कोशिश किया करो। और एक बात, सारे टाइमिंग को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो कि आपको वेरी शॉर्ट पे कितना टाइम देना है, शॉर्ट पे कितना टाइम देना है, लॉन्ग पे कितना टाइम देना है। ऐसा नहीं कि आप एक लॉन्ग क्वेश्चन उठाएं, उसको करते रहें, इतना करें कि उसका टाइम ही चला गया। तो पहले आपको अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन टाइम को करना है। अगर आपके पास 3 घंटे का टाइम है तो उसी हिसाब से देख लो कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है, क्योंकि अलग अलग कॉलेज में अलग अलग होता है। तो हो सकता है किसी में 10 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आता है, किसी में 5 ही आता है। तो उस हिसाब से आप टाइम को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, उस हिसाब से पेपर किया करो। ठीक है, तो पहले आप वेरी शॉर्ट को कोशिश किया करो कि आपका पहला वाला आंसर बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जब भी प्रोफेसर आपकी कॉपी चेक करेंगे तो फर्स्ट एक्सप्रेशन इज द लास्ट एक्सप्रेशन होता है। तो इसीलिए मैं आपको पहला वाला क्वेश्चन आपको बोल रही हूँ कि अच्छे से इसको किया करो। ठीक है, उसके बाद देन क्वेश्चन लास्ट है। चलो, ये थोड़ा सा मोटिवेशन था, चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, थ्योरीज क्या है, इस यूनिट में हम लोग पढ़े थे, मैं क्लास में आपको पढ़ाई हूँ। थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं कि जितना भी कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बना है अब तक, जितना भी हमने पढ़ा है, तो वो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कुछ कलर दिखाते हैं, कुछ अलग अलग टाइप्स के हैं, कुछ आपके टेट्राहेड्रल है, कुछ आपके ऑक्टाहेड्रल है। यानी मेनली हम लोग इसमें बात करते हैं मेटल और लिगेंड्स का कैसा बॉन्डिंग हो रहा है, उस बॉन्डिंग पे हम लोग बात करते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स का, लेकिन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या बताऊं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, एक मिनट, कहां गया भाई, पेन चला गया। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जो कि इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आपके पास 2 कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट के, एक आपका साइनो के साथ है, साइनाइड के साथ है, एक आपका फ्लोरीन के साथ है। दोनों कॉम्प्लेक्स, दोनों ही ऑक्टाहेड्रल है। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल है। देन उसमें से क्या हुआ, दोनों के बीच में डिफरेंस है, वो क्या है डिफरेंस है, आप बताइए। तो पहले आपको, अगर ये क्वेश्चन आ रहा है, आप चैप्टर पढ़ कर आए हैं, बिल्कुल पॉज करके फटाफट इसका आंसर लिखना स्टार्ट करो। मैं पहले बता रही हूँ 2 मार्क्स का है, उस हिसाब से आप अपने आंसर लिखना, कॉपी पेन लेकर बैठा करो, इसको ऐसे मूवी की तरह मत देखा करो। ठीक है, आंसर इसका लिखते हैं। आंसर में कुछ मैं इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाली हूँ, इंपॉर्टेंट थोड़ा सा देख लेना, हो सकता है मेरी क्लास कुछ बच्चे नहीं भी किए हैं, उसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर आपको जो पढ़ना होता है वो आपको 2 पढ़ना होता है। एक आपको पढ़ना होता है 4, एक आपको पढ़ना होता है 6। तो 4 में आपके 2 कॉम्प्लेक्स बनते हैं, एक आपका बनता है sp3, एक आपका बनता है dsp2, और इसमें भी आपके 2 बनते हैं। ठीक, एक आपका बनता है d2sp3, एक आपका बनता है sp3d2। ध्यान रखना इसमें थोड़ा सा, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है वो आपका होता है टेट्राहेड्रल। ये आपका ये कॉम्प्लेक्स होता है स्क्वायर प्लेनर। तो याद रखना, अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का कोई कॉम्प्लेक्स आ जाए तो आपको एकदम ध्यान से देखना होगा कि वो dsp2 तो नहीं ना है। अगर ऐसा होगा तो उसका स्ट्रक्चर बदल जाएगा। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, मेटल आपका बीच में होता है और 3 लिगेंड्स आपके ऐसे होते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, मेटल आपका बीच में होता है और ये आपके 4 जो आपके लिगेंड्स होते हैं वो ऐसे होते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब देखो, इन दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है, ऑक्टाहेड्रल।
ऑक्टाहेड्रल। आपके मेटल यहाँ प्रेजेंट होंगे, जैसा कि मैं पिछले वाले में भी आपको बताए थे, लिगेंड्स लिगेंड्स यहाँ प्रेजेंट होंगे, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये चीज आपको याद रखना है। एक और बात, sp3 ये बनता क्यों है, तो इसका मैं यहां पे बता दूं, ये आपका बनेगा आउटर कॉम्प्लेक्स में, आउटर कॉम्प्लेक्स मेनली जहां पे वीक टाइप के लिगेंड हो, वीक लिगेंड तो आपको ये वाला कॉम्प्लेक्स बनता है, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है, मैं जनरली की बात कर रही हूं, ठीक है। ओके, DsP2 कब बनेगा, जब आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो। आपके पास 4 लिगेंड हो तो लिगेंड भाई कैसे होते हैं, एक स्ट्रॉन्ग होता है, वीक होता है, तो ध्यान रखना ये भी आपका जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तभी आपका कैसा बनेगा, DsP2 टाइप का कॉम्प्लेक्स बनेगा। और जब भी आपका वैसा होगा वीक टाइप का, तो ये आपका ये बन जाएगा वीक लिगेंड्स। ओके, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, आगे चलते हैं। ये थोड़ा सा चार्ट और फ्लो चार्ट आप बना लेंगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखो यहां 2 कॉम्प्लेक्स दिया गया है। एक और बात मैं बता दूं स्ट्रॉन्ग और वीक के बारे में, लिगेंड्स, ये फ्लो चार्ट हमेशा अपने कॉपी पे लिख लेना, याद रहेगा। एक मैं वीक वाला बना रही हूं और एक मैं स्ट्रॉन्ग वाला बना रही हूं, ठीक। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। नहीं, ये पेन नहीं, कोई अलग पेन, चलो ये ट्राई करते हैं, ठीक। अच्छा, ये तो ऑलरेडी रेड है, रेड तो नहीं ले सकते, ये ले लो, ठीक। तो वीक में आपके आ जाएंगे Cl, फ्लोरीन, ब्रोमीन, अरे ब्रोमीन आ गया, OH आ गया, अमोनिया भी आ गया, H2O आ गया, ये सब सारे वीक है। एक और बात मैं बता दूं, नोट में कहीं लिख लो, अमोनिया अगर कोबाल्ट 3+ कॉम्प्लेक्स के साथ है तब वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो नोट में कहीं लिख लेना कि जब भी अमोनिया कोबाल्ट के साथ 3 कॉम्प्लेक्स में है, देखो कोबाल्ट के साथ 2 कॉम्प्लेक्स में भी रहता है लेकिन वहां भी वो वीक रहेगा, लेकिन जब भी वो 3+ के साथ आएगा तो वो क्या बन जाएगा, स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, ठीक। याद रखना इस बात को। ओके, ये थोड़ा सा नोट पॉइंट था। अब यहां देखो स्ट्रॉन्ग में हमेशा याद रखना CO वो लिगेंड हो, साइनाइड हो, NO हो, और क्या हो, एथिलीन डाइअमीन भी स्ट्रॉन्ग रहता है, EDTA भी स्ट्रॉन्ग रहता है, ये सारे आपके स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ठीक। तो यहाँ पे ये देखो आपका कोबाल्ट क्या है, एक तरफ फ्लोरीन के साथ है मतलब वीक लिगेंड है, और एक तरफ साइनाइड के साथ है मतलब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। समझ में आ गया, दोनों ऑक्टाहेड्रल है, दोनों ही तो सेमी कॉम्प्लेक्स ये बनाएंगे ना। तो आपका ये एक आपका दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, तो आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मैं अलग पेज ले लेती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे कोबाल्ट फ्लोरीन वाला, ठीक। और यहाँ पे आपका, एक मिनट, जब मेरे पास ये है तो मैं क्यों दूसरा यूज करूं। एक आपके पास कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट और साइनाइड वाला 4- ऑक्सीडेशन स्टेज का 2 आएगा ना। अब ये देखो ये कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसा बनेगा, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, अलग पेन कहां से आ गया चलो कोई बात नहीं। ये आपका कॉम्प्लेक्स, एक सेकंड ब्रैकेट लगाना मत भूला करो भाई, मैं भूल जाती हूँ, 4- है ना। साइनाइड 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 साइनाइड, ये तो दोनों का है, ठीक है। तो यहां पे ये देखो पहला डिफरेंस क्या है, फ्लोरीन आपका क्या है, फ्लोरीन आपका है वीक लिगेंड, वीक लिगेंड, ठीक। तो इसमें भी पहला डिफरेंस वही हो जाएगा कि साइनाइड आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। 2 मार्क्स के ये क्वेश्चन में 2 डिफरेंस पूछा है ना, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ओके, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, फ्लोरीन का, अब देखो कोबाल्ट यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, इसका भी +2 होगा और इसका भी +2 होगा, तो दोनों का चेक कर लेते हैं। तो कोबाल्ट का जब +2 का हम लोग ने चेक किया तो पता चला कि 4s0 और 3d7, कोबाल्ट यहां पर भी सेकंड पॉइंट बता रहे हैं 2+ में 4s0 3d7, तो आप बोलेंगे कि मैम ये तो सेम ही है, क्या ही इसमें डिफरेंस आप बता रही हैं, तो अब भी पता चल जाएगा। ये आपका d ऑर्बिटल है
ये आपका 4s ऑर्बिटल है जो कि अभी अभी फिलहाल खाली है, खाली कर दिया गया है 2 प्लस होकर, ठीक। 4s के बाद क्या आता है, p आता है, और फिर क्या होता है 4d आता है, ठीक। 4p ये भी 0, 4d भी आपका 0 है। ये आपका 3d है और 3d 7 है, यानी 1 2 3 4 5 6 7। इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है, एक सेकेंड कुछ गड़बड़ की है क्या, अच्छा ठीक है। इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है, अब देखो ध्यान से, इसके पास कितना हो जाएगा, एक और बात, मैं कॉम्प्लेक्स से लिखो, ओ सॉरी 3 माइनस है ना, तो यहाँ पे 3 प्लस आ जाएगा, एक मिनट रुक जाना, मैं कह रही हूँ कुछ गड़बड़, 3 प्लस, तो 3 प्लस हो जाएगा। यहाँ पर भी थोड़ा सा सही कर लेना इसको, यहाँ पर तो यहाँ पे एक एक चला जाएगा, ठीक। यहाँ पर भी इसको कट कर दो, इसको कट कर दो, इसको कट कर दो, ठीक। इरेजर चेंज कर लो वरना क्या दिक्कत होगा, ठीक है। ये हो जाएगा 3 प्लस, तो यहाँ पे 3d6 हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन ऐसे, तो यहाँ पे 4 हो गया अनपेयर, ठीक। यहाँ पे हो जाएगा 3d6, तो इसके पास भी सेम d ऑर्बिटल है, 2 3 4 5, s ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है, और फिर से d ऑर्बिटल है, ठीक। तो मुझे कितने बॉक्सेस चाहिए, ये तो मैं आपको क्लास में ही पढ़ाई हूं। तो यहाँ पे 6 फ्लोराइड है, तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन आपका पेयरिंग नहीं होगा क्योंकि वीक लिगेंड है, तो वीक लिगेंड में आपका पेयरिंग नहीं होता है, ये डिफरेंस है। यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पेयर हो जाएगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी, ठीक। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होने की वजह से, एक सेकंड, ये तो ऑलरेडी पेयर है ना, इलेक्ट्रॉन की यहाँ पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग होने की वजह से ये 2 ऑर्बिटल खाली हो गए। अब देखो, एक में तो पहले से ही इलेक्ट्रॉन था, ठीक, एक को हम लोगों ने यहाँ पेयर किया और एक दूसरे को यहाँ पेयर किया, तो 2 बॉक्सेस खाली मिल गए। तो ये D2, जब बॉक्स खाली है हमारे पास, तो हम कहीं और क्यों जाए, आपको रूम खाली चाहिए पढ़ने के लिए। तो अगर आपको पढ़ाई करने के लिए कोई रूम्स खाली है, तो आप किसी दोस्त के घर जाएंगे, जब आपके घर में खुद स्टोर रूम पड़ा हुआ है, तो सेम जब आपके पास बॉक्सेस खाली हैं तो हम इसी को यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा D2, एक S यूज कर लिए और आपके 3 P यूज कर लिए, ठीक। D2sp3, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन ये बनेगा, पर यहाँ पे इसको तुम लोग पेयर कर नहीं सकते, तो एक ये वाले और 2 आपके ये वाले, 6 लिगेंड चाहिए ना, 6 फ्लोरीन, 1 फ्लोरीन, 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे आपका हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आ गया, यही डिफरेंस है। दोनों में हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग आ रहा है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चर तो सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, हाइब्रिडाइजेशन अलग है, एक वीक लिगेंड है, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, एक में पेयरिंग नहीं हो रहा है, एक में हो रहा है पेयरिंग। तो यही सारे डिफरेंस को आपको रिटन फॉर्म में लिख देना है। क्लियर है ये क्वेश्चन? चले आगे। व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग? चलो बस जल्दी से बता दो क्या होगा इसका आंसर। क्या पूछा है, सीएफटी के बारे में पूछा है। इसका आंसर बस सिंपल सा आंसर है, वही लिख दो, द स्प्लिटिंग in d orbital of central metal ion, जो आपका सेंट्रल मेटल आयन होता है उसका जो डी ऑर्बिटल होता है, पहले तो वो सही रहता है, लेकिन जैसे ही वो कॉम्प्लेक्स बनाने की कोशिश करता है उसके ऑर्बिटल स्प्लिट कर जाते हैं 2 फॉर्म में, 2 चले जाएंगे ऊपर, 3 चले जाएंगे नीचे। ये ऑक्टाहेड्रल की मैं बात बता रही हूँ। अगर टेट्राहेड्रल होगा तो 3 चले जाएंगे ऊपर, 2 चला जाएगा नीचे, बंटवारा हो जाता है डी ऑर्बिटल का, सेम यही है। तो द स्प्लिटिंग इन डी ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल आयन इन कॉम्प्लेक्स, this is called as crystal field splitting। बस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। अब देखो इतने पे तो आपको फुल मार्क्स तो मिलेगा नहीं, सिंपल सी बात है, इतने पे आपको प्रोफेसर मार्क्स नहीं देंगे, हाफ मार्क्स देंगे। तो आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा डी ऑर्बिटल, ठीक है। आप लोग बोलेंगे कि मैम तो ऐसे ही बोल रही है, नहीं भाई मुझे भी नहीं मिलता था मार्क्स, इसीलिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। ये आपके डी जनरेट ऑर्बिटल है, वहां पे आप लिखेंगे डी जनरेट ऑर्बिटल्स। आपको अगर आ रहा है तो कंजूसी मत करो बिल्कुल भी। ये आपका T2G है, ये आपका EG है, इसके बीच में बैरी सेंटर, जो भी आ रहा है सब कुछ बना दो तभी आपको मार्क्स मिलेगा 2 मार्क्स। इतना पाना आसान नहीं है क्योंकि ये 11th 12th नहीं है, ये आप 3rd सेमेस्टर में आ गया, अब तो और ज्यादा लिखना पड़ता है, ठीक। चलो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद द हेल्प ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी प्रिडिक्ट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स।
तो मैं आपको बताई हूं, जब भी आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड आएगा पेयर कर देगा, इलेक्ट्रॉन बचेगा ही नहीं। पर उसके लिए चेक कर लेते हैं ना एक बार इलेक्ट्रॉन को। पहले इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, एक्स इसका और इसका बताना है ना, -6 हो गया, ठीक, कोई डाउट नहीं इसमें, इज इक्वल टू -4, तो x इक्वल टू +2 आ गया, मतलब आयरन के ऊपर 2 प्लस चार्ज, यानी आयरन का हो गया 4s0 3d6, ठीक। 1 2 3 4 5 6, इसके पास कितना है 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। आपका भी सेम आंसर आया होगा, पर वो आंसर क्या है, रॉन्ग, क्योंकि भाई ये पेयर कर लेगा, साइनाइड आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो यहाँ पे पेयरिंग पॉसिबल है, इस वजह से यहाँ पे 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, ये वाला आंसर सही है। क्लियर है, इसको चेक कर लेते हैं। देखो आपका जो H2O है वो क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है, ठीक है, तो इसका तो वही आएगा, आयरन 2 प्लस यानी 4s0 3d6, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, यहां पे पेयरिंग नहीं होगा, तो यहां पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर है, आई होप इस क्वेश्चन में तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। चले आगे, क्या बोला गया इसमें, वाई आर लो स्पिन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स नॉट फॉर्म्ड। देखो लो स्पिन वाले टेट्राहेड्रल क्यों नहीं देते हैं, मैं आपको इसका रीजन बताती हूँ, ऐसा क्यों। जब हम लोग डी ऑर्बिटल को स्प्लिट करते हैं ना, ये आपका डी ऑर्बिटल, इसको स्प्लिट कर दिए 2 पार्ट में, तो 3 चले गए नीचे, 2 चले गए ऊपर। ये तो बात हो गया ऑक्टाहेड्रल का, तो या ऑक्टाहेड्रल का मैं थोड़ा सा अलग बनाऊं, तो ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है ना, ये चला जाता है ऊपर, ये चला जाता है नीचे, मतलब इन दोनों का डिफरेंस थोड़ा ज्यादा होता है। लेकिन मैं यही चीज को अगर मैं टेट्राहेड्रल में बनाऊंगी, तो टेट्राहेड्रल में कुछ इस तरीके से होता है, गलत, 3 ऊपर चला गया और 2 चला गया नीचे। आपको नहीं लग रहा कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कुछ कम है? इस डिफरेंस को क्या बोलते हैं, याद आ रहा है कुछ? इस डिफरेंस को क्या बोलते हैं? CFSC, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ये एनर्जी ज्यादा है और यहां पे एनर्जी कम। अच्छा, सपोज करो कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैं 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो मैं एक यहां भरूंगी, एक यहां भरूंगी। अब तीसरा वाला इलेक्ट्रॉन मुझे ऊपर भरना है कि नहीं, वो नीचे भरना है, वो डिपेंड करता है कि लिगेंड कैसा है। अगर लिगेंड स्ट्रांग रहेगा तो बोलेगा भाई कहीं ऊपर जाने की जरूरत नहीं, तुम इसी जगह इलेक्ट्रॉन भरो। हम बोल रहे हैं पेयर कर लो, हुंस के अकॉर्डिंग क्या है, हुंस साहब बोले थे कि पहले इलेक्ट्रॉन को अनपेयर करो, पहले एक 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 भर लो, उसके बाद जितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे उसको पेयर करना। पर हुंस का रूल फॉलो तो नहीं करता स्ट्रॉन्ग लिगेंड। होता क्या है कि वीक फील्ड जो लिगेंड है वो उसको फॉलो क्यों नहीं करता, इसके बीच का डिफरेंस कम है। तो अगर सपोज करो आप यहां पे हो, आपको यहां जंप करना है, आप जंप कर लोगे, लेकिन अगर आप यहां पे हो, आपको यहां जंप करना है, इम्पॉसिबल लग रहा है, बहुत ज्यादा ऊपर है, तो इलेक्ट्रॉन को यहां पे फिल करना इजी हो जाता है। तो मेरे पास अगर 3 इलेक्ट्रॉन है तो मैं ऐसे फिल कर दूंगी, पर यहां पे देखो मेरे पास अगर 4 इलेक्ट्रॉन है तो मैं 1 2 3, अब एक ऊपर जाना पड़ेगा, इससे अच्छा मैं यहां पर ही पेयर कर दूं। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या है कि जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है ना, उसके बीच का जो डिफरेंस इतना कम होता है, इसी वजह से वो कभी लो स्पिन देते ही नहीं है। लो स्पिन का मतलब जो अंदर वाले ऑर्बिटल भर जाए पहले, तो यहाँ पे अंदर वाला ऑर्बिटल भर ही नहीं रहा है, ठीक, तो इसका मतलब ये लो स्पिन का मतलब समझो कि जो पेयरिंग करा दे, ऐसे ही समझो, जनरली जो पेयर करा दे इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे लो स्पिन क्यों नहीं वो देगा, लो स्पिन, इसी वजह से आपका टेट्राहेड्रल नहीं देता है। तो इसका सिर्फ एक आंसर ये है, ड्यू टू लो CFSC एनर्जी, सो हाँ पेयरिंग एनर्जी, तब यहां पे पेयरिंग एनर्जी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, पेयरिंग एनर्जी विल बी हाई, hence tetrahedral complex show always हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन ही देते हैं,
हाई स्पिन का ये मतलब क्या है, हम जो 3D वाले ऑर्बिटल को यूज नहीं करेंगे, हम sp 4s 4p 4d ये सब वाले यूज करेंगे, अंदर वाले ऑर्बिटल नहीं होंगे। क्योंकि ये देखो एटम के अंदर क्या हम लोग जैसे ये लिखते हैं ना 4s2 3d 6, तो 3d तो अंदर के ऑर्बिटल है ना, ये देखो 3D यहां आएगा फिर 4s आएगा, तो 4s में ही 4p भी है 4d भी है, लेकिन 3D तो अंदर वाला ऑर्बिटल है, इसीलिए इसको कहा जाता है लो स्पिन। तो 3D हम लोग तब यूज करते हैं जब आपका स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। तो ये कह रहा है कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल में होते ही नहीं है। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो तो हाई स्पिन बनाते हैं। बात समझ में आ गया? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया बढ़िया था। इसमें देखो, इसको एक्सप्लेनेशन करने में ज्यादा टाइम लगा है। 2 मार्क्स का है, बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में आएंगे, ध्यान रखना क्या इसका रीजन हो सकता है। ठीक, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पॉज करो, सॉल्व करो। अरेंज फॉलोइंग आयनस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ। अरे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कुछ रहना भी तो चाहिए। देखो भाई, क्वेश्चन में क्या गड़बड़ कर देते हैं ये लोग। इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोला गया है, अच्छा 3 कॉम्प्लेक्स आपको दिया गया है, क्रोमियम का Cl के साथ, क्रोमियम का वो रेड पेन से लिखते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन ही है। कॉम्प्लेक्स आपको दिया गया है क्रोमियम का Cl के साथ, क्रोमियम का साइनाइड के साथ, क्रोमियम का NH3 के साथ। आपसे पूछा गया है कि इसका वो बता दो। ये 3+ हो जाएगा, ये 3-, ये भी आपका 3-। ठीक, पूछा गया है कि डेल्टा ओ होता क्या है? CFSC आपका डिफरेंस होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, सॉरी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक, चल बता दो, यही वाला CFSC होता है, इसी को डेल ओ बोलते हैं। तो डेल ओ के डिफरेंस से मेनली आपको बताना है लिगेंड का स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। मैं आपको क्लास में पढ़ाई हूं ना, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किसका होता है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड का मैं आपको क्लास में ही पढ़ाई हूं। अरे स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो होते हैं उसका CFSC, उसका जो CFSC होता है, या इसको बोलो डेल ओ, क्या होता है? लार्जेस्ट, ज्यादा होता है। तो इस हिसाब से बता दो। अब तो देख के बता दो क्या हो जाएगा ऑर्डर। तो सबसे ज्यादा क्या होगा? साइनाइड का। ठीक, उससे कम इन दोनों में तो आपको पता है, मैं अमोनिया अच्छा खासा तो बीच का है ना, तो क्लोरीन तो पहले होता है, क्लोरीन तो सबसे वीक है। तो आपका हो गया अमोनिया, फिर हो गया क्लोरीन, यही इसका आंसर है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। हाँ, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसको सॉल्व करो। व्हाट आर द T2G एंड EG ऑर्बिटल? है क्या T2G एंड EG? तो कुछ नहीं है। T2G का मतलब होता है ट्रिपली डीजनरेट ऑर्बिटल्स, और इसका मतलब होता है डबली डीजनरेट ऑर्बिटल्स। आपको ये बात प्रूफ भी चाहिए तो ठीक है, ये आपका D ऑर्बिटल्स है। 1 2 3 4 5 6, अच्छा 6 हो गया। 1 2 3 4 5, ठीक है। ये जब टूटेगा तो 3 यहां जाएगा, तो 1 2 3 यानी ये ट्रिपली डीजनरेट है। ठीक, डीजनरेट का मतलब क्या होता है? डीजनरेट का मतलब जिसकी एनर्जी सेम है, तो इन तीनों की एनर्जी सेम है। ठीक, और ये क्या है? ये दोनों की एनर्जी सेम है, तो ये क्या? डब्ल्यू डीजनरेट, यानी इसको EG कहेंगे। ठीक, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी? मैं इसको बार बार नहीं बताऊंगी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी आपकी क्या होती है? जब भी आपका D ऑर्बिटल होता है वो स्प्लिट करता है 2 में, EG एंड T2G में, T2G एंड EG में, इसके बीच का जो डिफरेंस होता है वही आपका क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी है। अब इसको अच्छे से अपने लैंग्वेज में आप लिख लेना, इतना तो आप कर ही सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हर बार इसको टाइप करने में आपका भी टाइम वेस्ट होगा एंड मेरा भी। चलो चलते हैं नेक्स्ट। Among octahedral and tetrahedral crystal field in which the case magnitude of crystal, हाँ बोल रहा है ये जो आपका मैग्नीट्यूड है ना, ये वाला इस क्वेश्चन में जो मैं आपको बताई हूँ, ये आपका टेट्राहेड्रल में और ऑक्टाहेड्रल में किसका ज्यादा होता है? तो ऑक्टाहेड्रल का ज्यादा होता है, उसके बीच का CFSC ज्यादा है, इसके बीच का CFSC कम है। बस इसी बात को यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन में, बस बता दो। ठीक, बोला है among octahedral and tetrahedral crystal fields in which case the magnitude crystal field splitting is larger। हाँ, याद रखना
कि टेट्राहेड्रल में तो बदलेगा नहीं, चाहे वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, वो इतना का इतना ही रहेगा, ठीक। लेकिन ऑक्टाहेड्रल में बदल जाएगा। ऑक्टाहेड्रल के केस में ये जो स्प्लिटिंग की जो एनर्जी होती है, वीक में इतना रहेगा, तो स्ट्रॉन्ग में क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा, याद रखना। तो बस आपको आंसर में इतना लिखना है कि क्रिस्टोफिल्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स इन वीक एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड बोथ केसेस आर इक्वल। दोनों के केस में आपका जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स रहेगा, दोनों के केस में चाहे वीक लिगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो, उसका सीएफएससी चेंज नहीं होता है, लेकिन ऑक्टाहेड्रल का चेंज हो जाएगा, वीक फील्ड लिगेंड में कम, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में ज्यादा। क्लियर है? चले आगे, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑन व्हाट फैक्टर डीजी वैल्यू डिपेंड्स, ये कौन सा क्वेश्चन है? अच्छा डीजी वैल्यू, हाँ, डीजी एक्चुअली में डी क्यू है। हम लोग ये नहीं लिखते हैं, जब आपका डी ऑर्बिटल्स है, ये स्प्लिट करता है 2 में, 2 ऊपर 3 नीचे, तो बीच में हम लोग बनाते हैं बैरी सेंटर। इसके बीच का जो डिफरेंस आता है, इसके बीच का जो डिफरेंस आता है -0.4 प्लस 0.6 डी क्यू, इसका भी आता है डी क्यू। तो ये बोल रहा है कि डी क्यू है क्या, किस पे डिपेंड करता है? तो जाहिर सी बात है डी क्यू तो भाई दोनों पे डिपेंड करेगा, मेटल के ऊपर भी और क्या एज वेल एज लिगेंड्स के ऊपर भी। इट डिपेंड्स अपॉन बोथ मेटल एज वेल एज लिगेंड, दोनों पे डिपेंड करेगा। लिगेंड अगर स्ट्रॉन्ग है तो ये बढ़ जाएगा, मेटल के ऊपर ज्यादा चार्ज है तो भी बढ़ जाएगा, मेटल के ऊपर कम चार्ज है तो कम, लिगेंड वीक है तो कम हो जाएगा। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। चलो चलते हैं नेक्स्ट। गिव द रिलेशन बिटवीन 10 dg एंड नंबर ऑफ d इलेक्ट्रॉन्स फॉर द डिफरेंट साइंस ऑफ द सेम ट्रांजिशन सीरीज। रिलेशन बिटवीन 10 dg। अच्छा अब ये देखो, नंबर ऑफ, इसका बस रिलेशन पूछा है, तो नंबर ऑफ d इलेक्ट्रॉन्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 10 dg के। इसका मतलब कि नंबर जितना d इलेक्ट्रॉन कम से कम रहेगा, 10 dg की वैल्यू उतने ही कम रहेगी। बस ये रिलेशन ही पूछा है, तो 1 मार्क्स में इतना काफी है। ठीक है, अगर आपको आ रहा है तो आंसर पूरा मैच कराते जाओ भाई, कितने आपके आंसर सही हो रहे हैं। गिव द रिलेशन बिटवीन फ्री एनर्जी चेंज एंथैल्पी चेंज। तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, ये होता है इसका एनर्जी। हालांकि ये आपके क्वेश्चन से रिलेटेड भी नहीं है, बहुत ज्यादा आउट ऑफ सिलेबस का क्वेश्चन दे दिया। कई बार वो लोग देते भी देते हैं, जहां पे आपका डेल्टा जी नॉट क्या है, गिव्स स्टैंडर्ड गिव्स एंथैल्पी, आपका डेल्टा एच नॉट क्या है, एंथैल्पी, सॉरी ये गिव्स फ्री एनर्जी है, ये एंथैल्पी है, ये आपका टेम्परेचर है, ये आपका एंट्रोपी है, सारे आपके स्टैंडर्ड में है, इसलिए नॉट लगा है उनके ऊपर। ट्रांस इफेक्ट क्या है, जब भी किसी कॉम्प्लेक्स में उसके ट्रांस पोजीशन पे कोई भी इनकमिंग लिगेंड आता है, व्हेन एनी लिगेंड या एनी इनकमिंग लिगेंड बोल सकते हैं, व्हेन एनी इनकमिंग लिगेंड्स of trans of the parent complex, किसी भी पेरेंट कॉम्प्लेक्स के ट्रांस पोजीशन पे जो इनकमिंग, ट्रांस पोजीशन से ही कोई इनकमिंग लिगेंड आ रहा है, देन कॉल्ड एज ट्रांस इफेक्ट। इसको ऐसे भी ये समझ सकते हैं। अब ये देखो, सपोज करो ये कोई कॉम्प्लेक्स है, यहाँ कोई ए लगा है, कोई बी, कोई सी, एक्स। तो अगर कोई इनकमिंग लिगेंड जैसे मान लो Cl माइनस आ रहा है, तो वो इसी साइड से आ रहा है, तो ये क्या करेगा, इसको हटा देगा, सी बी ए, तो ये क्या कर रहा है, Cl यहां आ गया, एक्स को हटा दिया। ठीक, तो ये इनकमिंग क्या है, ट्रांस वाली पोजीशन से ही आ रहा है, तो ट्रांस पे ही हटाएगा। ओके, चलते हैं आगे। अब आ जाओ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पे। जो भी आपका पहला क्वेश्चन वहां से आ जाता है, लिमिटेशन क्या है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, मैं आपको इसको रीड करके बता रही हूं क्या है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने कहा था कि ये देखो भाई, पहले तो मेटल और लिगेंड के बीच में कोवलेंट बॉन्ड होता है। गलत है बिल्कुल, क्योंकि मेटल और लिगेंड के बीच में कोवलेंट बॉन्ड नहीं होता। कुछ ऐसे भी कॉम्प्लेक्सेस हैं
जहां पे मेटल पूरा पॉजिटिव है, लिगेंड पूरा निगेटिव है, तो कोवलेंट बॉन्ड कहां से बनेगा? वहां से आयनिक बॉन्ड बनने के चांसेस है। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट बोल रहा है कि जो ये इनर और आउटर कॉम्प्लेक्स बन रहा है, जो लो स्पिन एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इसका क्या रीजन है? मतलब स्ट्रॉन्ग कोई लिगेंड हो गया, कोई वीक लिगेंड हो गया, ये भी वो नहीं बता पाए। ठीक। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहा है? ये अनेबल टू डिफरेंस इन द रेट ऑफ डीकम्पोजिशन। कुछ ऐसे कंपोजिशन है, कॉम्प्लेक्स है, जो फटाफट डीकम्पोजिशन कर रहे हैं। कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स है जिनको थोड़ा टाइम लग रहा है, वो भी नहीं बता पाए वो। फोर्थ पॉइंट ये नहीं बता पाए कि इसमें डिस्टॉर्शन क्यों होता है इसमें, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स तो परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए, 6 के 6 लिगेंड है, सब कुछ सेम है, तो इसमें हल्का सा डिस्टॉर्शन होता है। ये एक्चुअली में ऑक्टाहेड्रल नहीं है, ये ऑक्टाहेड्रल से थोड़ा सा डिस्टर्ब स्ट्रक्चर देता है। ऐसा क्यों होता है ये भी वीबीटी ने नहीं बता पाया। ठीक। चलो नेक्स्ट क्या है कि ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट कहां से आ रहा है, क्यों आ रहा है? किसी का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो सही है, पैरामैग्नेटिक होगा। कुछ कुछ कॉम्प्लेक्स में कुछ भी नहीं है, सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो डायमैग्नेटिक है। तो ऐसा पेयरिंग वगैरह हो क्यों रहा है? इस वजह से। वो नेक्स्ट क्या है? क्वांटिटेटिव रिलेशन नहीं बता पाए कलर के बारे में, क्यों कलर आ रहा है, किसकी वजह से आ रहा है, क्या इसका रीजन हो सकता है, ये नहीं बता पाए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है? टेम्परेचर, पैरामैग्नेटिज्म पे कुछ कुछ टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं पड़ पा रहा है पैरामैग्नेटिज्म पे, वो भी नहीं बता पाए। अनेबल टू एक्सचेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड लिगेंड्स आफ्टर द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ये नहीं बता पाए कि प्रॉपर्टी क्यों चेंज हो जाता है जब मेटल और लिगेंड आपस में कॉम्प्लेक्स बना देता है। ठीक। ये सारे आपके पॉइंट्स हैं जिसमें वो नहीं बता पाए। व्हाट इज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये भी आपका एग्जाम में पूछा गया है। पूरा जितना भी आपको इसके बारे में पता है सब कुछ एक्सप्लेन कर दो। इसको सबसे पहले ये बताया था क्या, डेवलप बाई हैंस बेथे, जॉन वॉन ब्लेक ने बताया था, सेटिस्फैक्ट्री दिया था कि हाँ कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स होते हैं जो डबल सॉल्ट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनको पानी में डालो, एक्वा सोल्यूशन बनाओ, तब भी वो कॉम्प्लेक्स टूटता नहीं है, बहुत इतना ज्यादा स्टेबल होता है। तो उन्होंने कहा कि लिगेंड को हम लोग पॉइंट चार्ज कह सकते हैं, वो निगेटिवली चार्ज होता है, मेटल के चारों तरफ क्या करता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है। ठीक। अच्छा खासा वहां पे कॉम्प्लेक्स बनेगा। एक मिनट। तो ये सारे उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिए। वहां पे आप ये बता देना कि आपका कोई लिगेंड होता है जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है, मेटल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, उन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होती है। और ये बॉन्डिंग कैसे होती है? आयनिक बॉन्ड होता है, कहा गया तो ऐसा ही है, लेकिन कुछ ऐसे भी कॉम्प्लेक्स है जैसे निकिल CO4, जहां पे निकिल पे ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 0 है, तब इसमें आयनिक कैसे होगा? तो कुछ ऐसे कॉम्प्लेक्स, इसमें भी बहुत सारी लिमिटेशंस है, तो वहां पे वो अलग बात करेंगे। तो ये पूरा आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देना। अच्छा है। फिर आप ये बताना कि डी ऑर्बिटल स्प्लिट कर जाता है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन, मतलब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी कहा गया है, तो स्प्लिटिंग तो आया ही है। स्प्लिटिंग कैसे होता है कि जब भी मेटल के जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो जब आइसोलेटेड सिस्टम में होगा, मतलब जब उसके आसपास कोई भी लिगेंड नहीं है, तो उसके डी ऑर्बिटल बिल्कुल ऐसे रहेंगे, ठीक है, एकदम प्लेन में डी जनरेट रहेगा। जैसे ही लिगेंड इसको अप्रोच करता है तो ये दोनों 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड हो जाते हैं, 3 चले जाएंगे नीचे, 2 चले जाएंगे ऊपर, क्योंकि 5 होता है टोटल बॉक्स, तो 3 चला जाएगा नीचे, 2 चला जाएगा ऊपर। इसे बोलते हैं स्प्लिटिंग। तो स्प्लिटिंग हुआ क्यों? क्योंकि लिगेंड ने आया, मेटल के साथ कॉम्प्लेक्स बनाया। इसका रीजन क्या है मैम कि क्यों ऐसा हुआ? तो मेटल के पास भी इलेक्ट्रॉन है और लिगेंड के पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो वो दोनों जब आए ना एक अप्रोच पे, इन दोनों में हाई रिपल्शन होने लगा। हाई रिपल्शन की वजह से वो डी ऑर्बिटल इम्बैलेंस होने लगा। सपोज करो मेरे हाथ में बहुत सारे सामान है, कोई मुझे आके पकड़ लिया तो मैं डिसबैलेंस तो हो ही जाऊंगी, कोई मुझे यहाँ खींच रहा है, यहाँ खींच रहा है। अब मुझे कोई नहीं खींच रहा तो मैं स्टेबल हूं, वैसे ही है। तो रिपल्शन होने की वजह से वो डी ऑर्बिटल स्प्लिट कर जाता है। अब वो स्प्लिटिंग भी अलग अलग टाइप का होता है, वीक आएगा तो कम स्प्लिटिंग होगा, स्ट्रॉन्ग आएगा तो और ज्यादा स्प्लिटिंग होगा। सब कुछ आप जितना आपको पता है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन कर दो। उसके बाद ये देखो, यहाँ पे आपका टेट्राहेड्रल बनेगा, यहाँ पे आपका फ्री आयन है, ये टेट्राहेड्रल बनाएगा। पहले एक ऑक्टाहेड्रल, यहाँ पे देखो T2G है, T2G, अब देखो ऑक्टा टेट्राहेड्रल बनता है, तो मैं आपको बताई थी इसका CFSC कम होता है, इसको बोलते हैं डेल T, इसको क्या बोलेंगे, डेल O। और ये आपका क्या हो जाएगा, डेल S। स्क्वायर प्लेनर है ना, सबका याद कर लो। और ये आपका स्क्वायर पिरामिडल है।
डेल एस पी स्क्वायर प्लेन। ये आपको पूरा डायग्राम एक बार ट्राई करो, 2 बार ट्राई करो, 3 बार, पर इसको याद कर लो अच्छे से। एग्जाम में आएगा, पूरा बना देना, कहीं से भी एग्जामिनर आपका मार्क्स से नहीं काट सकते। स्टेटमेंट पढ़े चाहे ना पढ़े, पर ये जरूर उन लोग के वो लोग पढ़ते हैं। तो टेट्राहेड्रल का कम बनाना, सोच समझ के सही बनाना। ऑक्टाहेड्रल का ये होता है। ऑक्टाहेड्रल के बाद जैसे हम लोग स्क्वायर पिरामिडल में आते हैं ना, ये भी स्प्लिट कर जाता है, ये 2 पार्ट में चला जाएगा, और ये भी स्प्लिट कर जाएगा, एक चला जाएगा ऊपर, 2 चले जाएंगे नीचे। ठीक, ये तो स्क्वायर वो पिरामिडल का है। जब जैसे हम लोग स्क्वायर प्लेनर पे जाएंगे, तो ये भी 2 पार्ट में, मतलब ये वाला तो सेम पे रहेगा, ये 2 पार्ट में चला जाएगा। ठीक, और ये चला जाएगा नीचे, ये चला जाएगा और ऊपर। ठीक, तो ये आपके सारे कॉम्प्लेक्स का बना हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। व्हाट आर द एप्लीकेशन, ये भी आपसे प्रीवियस ईयर में पूछा गया। एप्लीकेशन क्या है, क्यों पढ़ते हैं हम लोग सीएफटी, सीएफटी क्यों पढ़ते हैं? तो एप्लीकेशन ये है, पहली बात तो हमको ये पता चल सकता है कि इसका स्टीरियो क्या है। इस ये कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, तो इसके अलग अलग टाइप हो सकते हैं। क्योंकि देखो, कोई भी आइसोमेरिज्म का ऑप्टिकल वर्ड इसलिए शो होता है, डी एंड एल में बहुत बड़ा है डिफरेंस। कुछ ऐसे भी मेडिसिन बनाए जाते हैं जो डी फॉर्म के होते हैं, कुछ ऐसे मेडिसिन बनाए जाते हैं जो एल फॉर्म के। अगर सपोज करो मुझे डॉक्टर डी फॉर्म का कहा गया है, अगर मैं एल फॉर्म का खा लेती हूँ तो मेरी डेथ भी हो सकती है। तो ऐसे ऐसे कॉम्प्लेक्स बने हैं वो मार्केट में जो मेडिसिन, क्योंकि देखो सब कितने भी कॉम्प्लेक्स हैं, कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का जो सिस्प्लैटिन है वो एंटी कैंसर ड्रग होता है। तो ड्रग्स में हम लोग ये मेडिसिन में यूज तो कर रहे हैं, तो यूज करने पे हमें कॉम्प्लेक्स के पीछे का हिस्ट्री भी तो पता होना चाहिए। तो इसीलिए इसका स्टीरियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इस वजह से हम लोग को सीएफटी पढ़ना है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी पढ़ना है। ओके, दूसरा क्या है, स्टेबलाइजेशन ऑफ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। कई बार क्या होता है, कोबाल्ट 3+ में अलग कॉम्प्लेक्स बनाता है, 2+ में अलग बनाता है। इन सब का कलर भी अलग है, 3+ का येलो कलर है तो 2+ का डार्क रेड कलर है। तो अलग अलग कॉम्प्लेक्स का अलग अलग आता है। तो सीएफटी ये मुझे बताती है कि मुझे अलग अलग कॉम्प्लेक्स का अलग अलग मिलता है कलर। थर्ड क्या है, रिलेटिव लेबिलिटीज ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। कौन सा वो कॉम्प्लेक्स लेबाइल है, मतलब एक्टिव है, कौन सा कॉम्प्लेक्स इनएक्टिव है, ये भी आपको इस सीएफटी के थ्रू पता चलता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड जो लिगेंड है आपके, कभी कभी एसिड 1 और एसिड 2 रिएक्शन देते हैं, जो भी हम लोग ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं। ठीक, ये आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी बताता है। वीक फील्ड आपके लिगेंड है जो फास्ट रिएक्शन देते हैं, निकल 2+ का कॉम्प्लेक्स है। तो ये सारे आपके जितने भी क्या है एप्लीकेशंस है। चलते हैं नेक्स्ट, और क्या, डिस्टॉर्शन इन ऑक्टाहेड्रल। इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना कि ऐसा क्या हुआ, तो ऐसा हुआ क्यों, इसका रीजन है जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। क्या होता है ना, कॉपर 2+ में, यानी ये D9 हो जाता है। D9 का मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा है, तो क्या ये दोनों बैलेंस है? ये अनसिमेट्रिकल फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया ना ईजी में। तो ईजी में जब भी आपको कॉपी पे लिख लो, ईजी पे जब भी आपको अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन दिख जाए तो वहां पे होता है JTD, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। इस वजह से आपका कॉम्प्लेक्स, जैसे मान लो कि आप अंदर से बहुत मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे, बीमार रहेंगे, तो आप एकदम परफेक्शन, मैं आपको कह रही हूँ कि ये वर्क मुझे कल तक चाहिए, तो आप नहीं कर पाएंगे, बोलेंगे कि मैं डिस्टर्ब थी इसलिए मैं पर्टिकुलर टाइम पे नहीं कर पाई। तो सेम चीज वैसा ही होता है, जब भी ऑर्बिटल देखो अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन की फीलिंग है, एक को 2 मिला है, एक को 1 मिला है। अगर कुछ ऐसा होता, इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे होता, तब तो ये सिमेट्रिकल होता। तो इस वजह से होता क्या है ना, कि कॉपर को बनाना चाहिए था सिंपल सा ऐसा कॉम्प्लेक्स अमोनिया के साथ। ये मैं पूरा नहीं लिख रही हूं, एकदम सिंपल सा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। पर एक्चुअली में क्या होता है, ये कुछ ऐसा नहीं बनाता, ये बना लेता है कुछ ऐसा, एकदम कुछ अजीब सा कॉम्प्लेक्स बना लेगा। ऑक्टाहेड्रल तो नहीं बनेगा। ठीक, तो ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बनता है। ऐसा क्यों होता है, ये बात का भी पता कब हमें चला, जब हम लोग ने सीएफटी पढ़ा। सीएफटी पढ़ा तो पता चला, ओ कॉपर की वजह से कॉपर में कुछ इलेक्ट्रॉन का कंफ्यूजन हो रहा है, तभी कॉम्प्लेक्स बदल जा रहा है। वरना सारे अमोनिया है तो ऐसा कैसे हो, अगर एक अमोनिया होता, एक ब्रोमीन होता तो समझ में भी आता, चलो ठीक है, एक छोटा लिगेंड एक बड़ा लिगेंड है तो थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया। पर यहाँ पे तो सारे अमोनिया है, तब कैसा डिसबैलेंस हो जा रहा है? तो इसका रीजन है JTD, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन। ओके, आपका नेक्स्ट क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ कलर। हाँ बिल्कुल, सीएफटी पढ़ने से ही तो हम लोग को पता चला कि हाँ कौन सा कॉम्प्लेक्स कैसा कलर दिखाता है। ये वाला जो आपका कॉम्प्लेक्स है वो इतने पे कौन सा ब्लू ग्रीन कलर दिखाता है। तो हर एक कॉम्प्लेक्स का जो कलर आता है वो आपका सीएफटी की वजह से ही आता है, क्योंकि वहां पे DD ट्रांजिशन होता है। ठीक, चले आगे।
ओके, अब उसके बाद क्या बोल रहा है, नेक्स्ट है एक्सप्लेनेशन ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। हमें इस फॉर्मूले के थ्रू ये पता चला कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कितना होता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो उससे पता चलता है कि हाँ इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इस पे रखेंगे तो कुछ वैल्यू आएगा, तो इसका इतना बोहर मैग्नेटॉन है, मतलब इसमें इतना मैग्नेटिक मूवमेंट शो करेगा, इस कॉम्प्लेक्स में इतना शो करेगा। तो मेरे पास एक पर्टिकुलर फॉर्मूला है, मैं उससे किसी भी कॉम्प्लेक्स का मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल सकती हूँ। तो ये भी हमें सीएफटी के थ्रू ही पता चला। अब देखो मैग्नेटिक मूवमेंट है, याद करने का सबसे अच्छा तरीका, एग्जाम में कैलकुलेशन पे बिल्कुल मत जाओ। अगर आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 है तो मैग्नेटिक मूवमेंट तो 0 होगा। या तो एक काम करो, इस फॉर्मूले पे बार बार आप रखो, इस फॉर्मूले पे आपको बार बार रखना पड़ेगा। तो एक काम करो ना, सिंपल से याद कर लो। अगर आपके पास 1 है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो याद कर लो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट 1.73 होगा, 2 है तो 2.83 होगा, मतलब एक एक का डिफरेंस। अगर आप 7.3 भी लिख देते तो कोई गलती नहीं है, 3 है तो 3.7, मतलब इसके आसपास ही रहेगा। ठीक, अब समझ जाओ कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है मैग्नेटिक मूवमेंट इतना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बता दो। तो बस अगर 1.7 तो इसका 1 है तो 1, इसका 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, 5 है तो 5। ठीक, याद करने का ये ट्रिक है, ये आपका छोटा सा एक ट्रिक है याद करने का, कितना आप लर्न करेंगे। ओके, चलो चलते नेक्स्ट। और क्या बोल रहा है 16 क्वेश्चन, राइट 3 फैक्टर्स अफेक्टिंग थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स। मेटल कॉम्प्लेक्स जो होता है वो कितना ज्यादा थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है, इसका कोई 3 फैक्टर्स बता दीजिए। तो पहला फैक्टर है चिलेटिंग। अरे भाई चिलेट इफेक्ट क्या होता है, कुछ ऐसे लिगेंड्स हैं जो रिंग फॉर्म करते हैं तो और ज्यादा, देखो थर्मोडायनेमिक स्टेबल का मतलब और ज्यादा स्टेबिलिटी कैसे हो रहा है। तो एक आपका चिलेटिंग इफेक्ट हो गया, जितना भी कॉम्प्लेक्स बना देना बहुत सारा, उसमें चिलेटिंग वाली, ये देखो यहाँ पर रिंग फॉर्म कर रहा है, 1 रिंग, 2 रिंग और ये 3 रिंग, यहाँ पर भी, अच्छा यहाँ नहीं फॉर्म कर रहा है, यहाँ पे देखो, तो ये रिंग फॉर्म कर रहा है, तो रिंग फॉर्म करके वो एक्सप्लेन कर देना। एंट्रोपी इफेक्ट क्या है, पहली बात तो आपको समझ में आना चाहिए एंट्रोपी होता क्या है। एंट्रोपी क्या होता है, किसी भी सिस्टम में कितना ज्यादा रैंडमनेस है, मतलब कोई भी सिस्टम कितना ज्यादा अनअरेंज्ड है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल आपको दी थी ना पिछले वाले क्लास में, कि जो मेरे पास 10 कॉइन्स है, मैं 10 कॉइन्स को एक साथ उछालूं और मेरे जीतने के चांसेस कितने, मैं बोल रही हूँ कि सारे कॉइन्स का हेड आएगा, क्या ये बात हो सकता है? हाँ गलती हो सकता है, लेकिन सही आने के चांसेस कम है, गलत आने के चांसेस ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी वहां ज्यादा है। तो इसीलिए एंट्रोपी, किसी भी सिस्टम का जो रैंडमनेस होता है उसे एंट्रोपी कहते हैं। ठीक, तो ये भी इसके थ्रू भी हम लोग बता पाएंगे कि लिगेंड कैसा है कैसा नहीं। तो ये कॉम्प्लेक्स में 3 इन है तो इससे एक नया स्टेबल कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक, चलो चलते हैं नेक्स्ट, इसी को पूरा एक्सप्लेन किया है। ओके, ये कॉम्प्लेक्स बता देना, क्रिस्टोफील्ड स्प्लिटिंग इफेक्ट, स्टेबिलिटी कांस्टेंट कर देना कि जब भी आपका D0, D1, D2 अलग अलग कॉम्प्लेक्स में अलग अलग आता है, जैसे मान लो कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वीक लिगेंड है, इन दोनों को एक्सप्लेन कर देना। ठीक, तो यहाँ पे ये देखो, हाँ एक ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे क्या होता है ऑर्डर टू लिस्ट एक्सपेरिमेंटल डाटा, हाँ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में जैसे मान लो कि ये आपको अलग अलग टाइप्स मिलेंगे, मतलब मैग्नीज यहाँ पे V2 अलग कॉम्प्लेक्स देगा, मैग्नीशियम 2+ अलग देगा, क्योंकि आपको पता है मेटल ही 3D ऑर्बिटल, मतलब ट्रांजिशन मेटल ही शो करते हैं लिगेंड के साथ कॉम्प्लेक्स बनाने में, ये ग्राफ जरूर बना लेना। हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या, हाइड्रोजन के साथ कॉम्प्लेक्स बना के वो बना देना। ठीक, लास्ट आपका क्या है, फ्री एनर्जी चेंज। फ्री एनर्जी चेंज, ये देखो इतना एक्सप्लेन नहीं करना है, एक ही बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इसके और करके भी क्वेश्चन आपको देगा आइसोमेरिज्म पे, तो आप चाहो तो वो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, फ्री एनर्जी चेंज को आपको कहा है कि कितना फ्री एनर्जी चेंज होता है, तो ज्यादा तब होगा जितना ज्यादा आपका कॉम्प्लेक्स क्या होगा, स्टेबल होगा। ओके, तो बच्चों यहां तक आपका जितना भी था ये आपका है थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, टॉप 15 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके बाद लास्ट आपका होगा यूनिट 8, जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे टॉप इंपॉर्टेंट 15 या 10 जो भी क्वेश्चन होगा, उसका नाम है इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रा ऑफ मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो हम लोग मेनली हमको उस यूनिट में करना क्या है, जो आपका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना है उसका क्या क्या स्पेक्ट्रा आता है, टर्म सिंबल वगैरह इंपॉर्टेंट है, देखना जरूर उसको। और इसके पहला वाला जो वीडियो उसको भी प्रीवियस वाला देख लेना, इसे भी देख लेना, सारे क्वेश्चंस को अच्छे से खुद से सॉल्व करना, फिर इससे मैच करा लेना। ठीक, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।